कल थोड़ा क्लास जल्दी बंद हो गया, आज थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। मुगल काल के अंतर्गत हमने क्या देखा, ज्यादा कुछ नहीं। हमारी कक्षा जो प्रारंभ होगी आज मुगल काल से, उसको थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्लास मुगल काल से, है ना। ये काफी महत्वपूर्ण है हमारे इतिहास की दृष्टि से और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो क्या होता है कि जिस समय ये वाला आपका जो एरिया रहता है, इसकी हम बात कर रहे हैं, यहां पे था तुम्हारा क्या, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक। काबुल, कंधार, पेशावर, ठीक। यहां पे ध्यान देते हैं, जिस समय तैमूर भारत में आक्रमण करता है, उसके जाने के बाद उसने मध्य एशिया में अपना एक अच्छा खासा साम्राज्य बना लेता है। तैमूर, है ना, तैमूर लंग जिसको हम कहते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं। उसके मृत्यु के पश्चात क्या होता है कि उसके जो राज्य थे वो छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाते हैं, ठीक है। ये वाला क्षेत्र था हमारा क्या, मध्य एशिया, ठीक। ये पूरा एरिया उसका था, यहां तक उसका शासन था। उसकी मृत्यु के पश्चात गड़बड़ यह होता है कि उसके जो भाई बंधु चाचा भतीजा जितने भी थे, उनके मध्य वर्चस्व की लड़ाई हो जाती है, ठीक। उसी बीच एक व्यक्ति था, उसका नाम है उमर शेख मिर्जा, ठीक। उसको उज्बेकिस्तान का फरगना राज्य मिलता है, एक छोटा सा राज्य मिलता है, फरगना राज्य, ठीक। किसको मिलता है, उमर शेख मिर्जा को। और यहां पे ये अपना जीवन यापन करने लगता है, ठीक, उमर शेख मिर्जा। तो इसके यहां एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बोल के, ठीक। जहीरुद्दीन मोहम्मद का जन्म होता है 1483 में, ठीक। 1483 ईसा में जहीरुद्दीन मोहम्मद का जन्म होता है। और इसके जन्म के पश्चात इसके 11 वर्ष जब इसको होता है, ठीक है, 1494 में इसके पिता उमर शेख मिर्जा की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही इसकी मृत्यु होती है, यह बच्चा जो था वो 11 वर्ष की उम्र में फरगना का शासक बन जाता है, ठीक। ये वाली बात आती है, कौन, जहीरुद्दीन मोहम्मद। जब यह फरगना का शासक बनता है, इसके पश्चात क्या होता है कि यह काफी काबिल था, ऊपर से शक्तिशाली, गठिला बदन, ऐसा इसका वर्णन किया गया है, ठीक। और इसकी ताकत की वजह से, इसकी बुद्धिमत्ता की वजह से जहीरुद्दीन मोहम्मद का उच्चारण जो था फारसी और तुर्की लोगों के लिए थोड़ा सा कठिन होता था। तो इसीलिए इन्होंने इसको बाबर नाम से वर्णित किया है, ठीक। तो ये जो जहीरुद्दीन मोहम्मद था, इसका पूरा नाम हो गया जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो बाबर के नाम से हमको इसकी जानकारी मिलती है इतिहास में। और इसका जो प्रमुख पुस्तक था, इसकी आत्मकथा बाबर नामा, जिसे तुर्की भाषा में लिखा गया है, यह है तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी। इसमें हमको ये चीजें देखने को मिलती है, ठीक। अब फरगना का शासक बना कौन, बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बनता है फरगना का शासक। कब बनता है, 8 जून 1494 को। 8 जून 1494 को ये शासक बन जाता है, कहां का, फरगना का। अब क्या बोला था मैंने कि तैमूर के जो उनके वंशज रहते हैं, इनके मध्य वर्चस्व की लड़ाई होती है। उज्बेकिस्तान का जो पास वाला क्षेत्र था, समरकंद, क्या था ये, समरकंद, अभी ये उज्बेकिस्तान में है, ठीक है। समरकंद में आक्रमण करता है बाबर और उसको जीत लेता है, लेकिन मुश्किल से 8 बार, ठीक। उसका जो चाचा रहता है, बाबर का चाचा, वो समरकंद का राजा रहता है, उस समय सुल्तान रहता है।
उसको हराकर यह शासक बन जाता है। फिर उसका चाचा 8 महीने बाद अपने यार दोस्तों को मिलाता है, फिर वो आक्रमण करता है समरकंद में, और फिर बाबर को भगा दिया जाता है। ठीक इस तरह से क्या होता है, इसकी जो मतलब नीति इसकी बनती जाती है। अब बाबर था एक महत्वाकांक्षी, वो चाहता था कि अपने दादा की तरह वो कई सारे राज्यों को जीते, ऐसी नीति इसकी चलती रहती है। ठीक ये वाली बात आती है। यहां पे हम बात करते हैं, जब ये 11 वर्ष में शासक बना, उसने अपने पिता की तरह मिर्जा की उपाधि धारण की थी। ठीक है, याद रखना, इनकी जो पैतृक उपाधि थी क्या थी, मिर्जा, है ना। मिर्जापुर देखो ना पिक्चर, वेब सीरीज है ना, मिर्जापुर, याद रखना इसको। मिर्जा इसकी क्या थी, पैतृक उपाधि थी। ठीक ये वाली बात आती है। अब क्या होता है, ये घुमक्कड़ टाइप का हो जाता है कि उज्बेकिस्तान और आपका मध्य एशिया, ये जहां भी जाता था इसको भगा देते थे, मतलब लड़ाई जो होती थी इसमें इसको हार का सामना करना पड़ता था। ठीक है, अब ये जानता था कि इसका जो दादाजी था वो भारत में पहले भी आक्रमण कर चुका था, यहां से काफी धन दौलत ले चुका होता है ना। इसीलिए ये पहुंच जाता है कहां पे, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के कंधार में आक्रमण करता है, कंधार को जीतता है। कंधार के बाद ये जीतता है काबुल को, और काबुल को अपनी राजधानी बना देता है। ठीक है, और काबुल को राजधानी बनाने के बाद इसके मन में एक सपना, हमेशा ये सपना था कि मैं यहां पे शासन करूं। ठीक है, कहां पे, काबुल में, क्योंकि ये भारत इसके लिए काफी महत्वपूर्ण था। काबुल तक पहुंचने के बाद ये पहली बार आक्रमण करता है 1519 में, जो कि यूसुफजाई जाति लोगों के विरुद्ध रहता है। और ये पंजाब के जो प्रमुख क्षेत्र थे, एक था बाजौर और एक था भेड़ा। क्या क्या बोला मैंने, 1519 में ये पहुंचता है कहां पे, 1519 में पहला इसका अभियान चलता है। किस जाति के लोगों के, यूसुफजाई जाति, याद रखिए इसको, यूसुफजाई जाति, इन लोगों के खिलाफ इसका पहला अभियान चलता है। और यहां किसको हराता है, ये बाजौर और दो प्रमुख भेड़ा, इन दोनों क्षेत्रों को ये जीतता है। ठीक, अब इसकी ताकत की बात जो है हर जगह होने लगती है। उस समय दिल्ली में, दिल्ली सल्तनत में शासन था लोधी वंश का। लोधी वंश का शासन चल रहा था कहां पे, दिल्ली दरबार में, दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, और दिल्ली में उस समय शासक था कौन, इब्राहिम लोधी। कौन था, इब्राहिम लोधी। काबुल, कंधार, पेशावर, पाकिस्तान। ठीक, अब उस समय क्या था, दिल्ली में बैठा था कौन, इब्राहिम लोधी। ठीक है, इब्राहिम लोधी, इसका शासन पेशावर वाला क्षेत्र था, ये वाला पूरा एरिया इसके साथ था। ठीक है, पंजाब में जो है इसने क्या किया था, एक गवर्नर नियुक्त किया था। कौन था वो गवर्नर, आलम खां, उसका चाचा, इब्राहिम लोधी का चाचा पंजाब में गवर्नर था। ठीक, इन दोनों के मध्य क्या था, मनमुटाव था। ठीक, राजस्थान में जो था, यहां पे राजस्थान वाले एरिया में कौन था, वहां पे आपका राणा सांगा। कौन था, राणा सांगा, राजपूतों का यहां पे अच्छा खासा शासन चल रहा था। ठीक, इब्राहिम लोधी को पसंद नहीं करता था उसका चाचा, कौन, आलम खां, है ना। तो राणा सांगा और ये जो थे, ये संपर्क करते हैं किससे, बाबर से। ठीक है, बाबर को आमंत्रित करते हैं, क्योंकि इनको पता था कि बाबर का जो दादा परदादा था तैमूर, उसने भारत पर आक्रमण करके यहां से धन संपत्ति लूट के वापस चला गया था। तो इनका विचार ये था, राणा सांगा और इनका, कि ये दोनों की नजर कहां थी, दिल्ली की गद्दी पर, है ना। यदि हम बाबर से सहायता लेंगे तो दिल्ली में हमारी जीत होगी। और इसीलिए ये पंजाब का जो गवर्नर था आलम खां, इसने अपने बेटे दिलावर खां को भेजा बाबर के पास। इतिहासकार मानते हैं कि उसी समय राणा सांगा भी बाबर से संपर्क किया था। ठीक है, और बाबर को ये लोग क्या करते हैं, युद्ध के लिए आमंत्रित करते हैं, कहां पे, भारत में। ठीक है, वो
हाँ, और एक चीज, बाबर किस रास्ते से यहाँ आया था? है खैबर दर्रा, और इसको कहता हूं हिंदुकुश पर्वत। क्या बोलते हैं? हिंदुकुश पर्वत, खैबर दर्रे से ये भारत पहुंचा था। ठीक, ये काफी महत्वपूर्ण वाली बात है। ठीक, ये वाली बात है। 1519 से लेके 1526 तक इसने 5 बार भारत पर आक्रमण किए थे। कितना बार आक्रमण किए थे बाबर ने? 5 बार। ये काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, 5 बार इसने आक्रमण किए थे। ठीक, अब आते हैं हम लोग, अब देखो हरियाणा के पास है पानीपत। ठीक, पानीपत जो गांव है अभी वर्तमान में भी स्थित है। पानीपत में पहली बार बाबर पहुंचता है। आमंत्रित करने वाले कौन? राणा सांगा और आलम खां। इसका साथ देते हैं किसका? बाबर का। ठीक, और यहां पे होती है आपकी पानीपत की पहली लड़ाई। इसका उल्लेख किसमें मिलता है? तुजुक ए बाबरी में। कहा मिलता है? तुजुक ए बाबरी में हमको मिलता है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं यहां पे हम पानीपत की प्रथम लड़ाई, कल इसका विस्तृत चर्चा किए हैं। आज सीधा युद्ध की ओर आते हैं। पानीपत की प्रथम लड़ाई। ठीक, पानीपत की प्रथम लड़ाई जो बाबरनामा में उल्लेख किया गया है, उसके अनुसार यह युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 ईसा को हुआ था। किसके विरुद्ध? बाबर और इब्राहिम का युद्ध हुआ था। यहां पे बाबर और इब्राहिम लोदी। ठीक, इब्राहिम लोदी, ये वाली बात आती है। ठीक, ये दोनों पानीपत में मिलते हैं। कौन कौन? आपका बाबर और इब्राहिम लोदी। इस युद्ध में क्या था कि जो मेवाड़ का राजा था कौन? राणा सांगा, और आपका ये इब्राहिम लोदी का जो चाचा रहा था आलम खां, ये दोनों सहायता करते हैं किसकी? बाबर की। ठीक, अब क्या होता है इस युद्ध में जीतने का प्रमुख कारण क्या था? उसके पास आधुनिक हथियार थे। इस युद्ध में कौन सी नीति को अपनाता है ये? युद्ध नीति इसकी क्या थी? तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग करता है कौन? बाबर। तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग करता है बाबर, जिसमें भारत के विरुद्ध जो था ये पहला ऐसा युद्ध था जिसमें तोप का प्रयोग किया गया था। उस समय क्या था कि 2 बैलगाड़ियां, फिर घोड़े गाड़ी, इस तरह की 2 गाड़ियां थी। गाड़ियों के मध्य में तोप को रख के आग जला के उसको फेंका जाता था। ठीक है, जबकि उस समय इब्राहिम लोदी के पास जो है इसकी अपेक्षा काफी ज्यादा सेना थी, फिर भी इसको हार का सामना करना पड़ता। किसको? इब्राहिम लोदी को। वजह था उसका युद्ध, है ना, तोप खाना और तुगलमा युद्ध की वजह से इसको हारना पड़ता है। ठीक, तो ये जो तुगलमा पद्धति है, जो तोप वाले थे, उसमें माना जाता है कि उसके 2 प्रमुख व्यक्ति थे। एक था उस्ताद अली और दूसरा था मुस्तफा। क्या बोला मैंने? एक था उस्ताद अली और एक है मुस्तफा। ये दोनों काफी पारंगत थे इस युद्ध में। ठीक है, एक था तुगलमा युद्ध पद्धति में उस्ताद अली और दूसरा व्यक्ति था आपका मुस्तफा। ये दोनों काफी अच्छे निशानेबाज थे। इसी के लिए माना जाता है कि बाबर ने यह युद्ध जीता था। और प्लस इसने जो तुजुक ए बाबरी को लिखा है उसके अनुसार उसमें इसने लिखा है कि उसके युद्ध का जो प्रमुख कारण था जीतने का, वो अपने धनुर्धारियों को कहता है। उसके जो तीरंदाज थे उनको इस युद्ध के लिए मतलब उनको प्रोत्साहित करता है और उनको उनके बारे में अच्छा लिखता है। ये अपने तुजुक ए बाबरी में उनकी प्रशंसा किया है। ठीक, ये वाली बात आती है। दूसरी बात, जिस समय इब्राहिम लोदी को हराता है, और यह मध्यकालीन भारतीय इतिहास का पहला ऐसा युद्ध था जहां पे युद्ध स्थल पे इब्राहिम लोदी मारा जाता है। यह भी काफी महत्वपूर्ण है ना। मध्यकालीन इतिहास में पहला ऐसा शासक जो कि युद्ध स्थल में मारा गया था वो था इब्राहिम लोदी। ठीक, जैसे ही इब्राहिम लोदी की मृत्यु होती है युद्ध स्थल में,
वैसे ही क्या होते है, उसकी सेना तितर बितर हो जाती है और एक जीता हुआ, कहना चाहिए हमको, एक जीता हुआ युद्ध को इनको हारना पड़ता है, जबकि सबसे ज्यादा उसके पास सैनिक थे। ठीक, इस युद्ध के हार के पश्चात बाबर के सपने जो है बहुत ऊपर हो जाते हैं, है ना, ये बहुत कुछ सोचने लगता है और इसी खुशी के साथ ये क्या करता है, काबुल में जो है प्रत्येक व्यक्ति को चांदी के सिक्के देता है ना, वहां की जनता को, काबुल उसकी राजधानी बनाया था वो, तो अपनी जनता को वो क्या कर देता है, प्रत्येक व्यक्ति को चांदी के सिक्के देता है, जिसके कारण इसे जो है जनता कलंदर की उपाधि से नवाजते हैं। याद रखिए इसको, कलंदर, मस्त मस्त कलंदर, है ना। तो किस युद्ध के पश्चात इसको कलंदर की उपाधि मिली? पानीपत, कलंदर की उपाधि दी जाती है पानीपत की प्रथम युद्ध के पश्चात किसको? बाबर को, उसके यहाँ के जो लोग रहते हैं उसके दानशीलता के कारण। ठीक, ये वाली बात आती है। इब्राहिम लोदी तो मारा जाता ही है, उसके साथ उसका एक मित्र रहता, ग्वालियर के जो राजा थे उस समय, है ना, विक्रमजीत, वो भी इस युद्ध में उसके साथ मारे जाते हैं। ठीक है, दोनों की मृत्यु हो जाती है इस युद्ध में, लड़ते लड़ते पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक, याद रखिए, ये वाली बात आती है किसकी? बाबर की। अब देखो क्या होता है, बाबर प्रथम युद्ध जीतता है, जीतने के बाद ये काबुल जाता है। काबुल में क्या था कि वहां पे धन संपत्ति का अभाव था, ऐशो आराम की जिंदगी बाबर को नहीं मिल रही रहती है, अपनी बेगम को खुश करने के लिए उसके पास पर्याप्त धन नहीं थे, इसीलिए वो भारत पर आक्रमण करने का उसका भी एक कारण था। लेकिन क्या था, राणा सांगा को ये लगता है कि बाबर आएगा, हमारी हेल्प करेगा, जीतेगा और वापस धन संपत्ति जो भी लूटना होगा लूट लाट के दिल्ली से चला जाएगा। लेकिन ये अलग विचारधारा का रहता है बाबर। बाबर तैमूर से अलग था, तैमूर की ये नीति थी, क्योंकि तैमूर के पास एक सजे सजाया बहुत सुंदर सा मध्य एशिया का उसके पास एक अच्छा साम्राज्य था, लेकिन बाबर के पास ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो जब भी मध्य एशिया में छोटे मोटे राज्यों के साथ इसका युद्ध हुआ है, उसको हार का सामना हमेशा करना पड़ता था। ठीक है, ये वाली बात आती है। अब इसी के चक्कर में क्या होता है, बाबर की जो आंखें हैं चौंकिया चौंध हो जाती है जब वो दिल्ली दरबार में पहुंचता है ना। अब उसको लगता है कि अब मेरे को एक स्थायी निवास की आवश्यकता है, क्योंकि ये रैंडमली इधर 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 घूम रहा था, घुमक्कड़ प्रवृत्ति का जीवन चल रहा था उसका, युद्ध 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 कर दे। ठीक है, और 15 से 26 में क्या होता है, अब ये अपनी नीति को बदलता है और यहाँ पे स्थायी निवास करने के लिए अपना आगे का कार्यक्रम प्रारंभ करता है। ठीक, जिसके कारण क्या होता है, राणा सांगा को यह बात करता है, राणा सांगा और आलम खां ये तो हेल्प लिए थे, अब ये आके अपना अंगद जैसा पैर जमा दिया बाबर, राणा सांगा के लिए सरदर्द चालू, राणा सांगा का सपना टूट गया कि दिल्ली का मैं राजा बनूंगा, है ना, राजा खुद बाबर आके बैठ देता है। तो इन दोनों के मध्य जो है 17 मार्च 1527 को एक और युद्ध होता है जिसे हम कहते हैं खानवा का युद्ध। याद रखिए इसको, नेक्स्ट युद्ध जो है 1526 के बाद राणा सांगा के और इसके मध्य युद्ध होता है आपका बाबर के विरुद्ध। ठीक, बात करें हम लोग किस युद्ध की? खानवा का युद्ध। याद रखिए इस चीज को। ठीक, 17 मार्च 1527 को यहां पे क्या होते हैं, जो मेवाड़ के राजा रहते हैं राजपूत, कौन है? राणा सांगा। ठीक, राणा सांगा और आपका बाबर ये दोनों आमने सामने हो जाते हैं। ठीक है, राणा सांगा की इच्छा थी कि बाबर इब्राहिम लोदी को हराने के बाद वो वापस चला जाए, लेकिन बाबर क्या चाहता था, वो भारत में ही रहना चाहता था। ठीक है, उसकी ये विचारधारा थी। इस चीज से राणा सांगा के सारे सपने समाप्त, है ना, अब सरदर्द हो गया। अब उस समय ऐसा था कि राणा सांगा भी एक शक्तिशाली शासक था मेवाड़ का, है ना, उसकी सेना भी काफी जबरदस्त थी, लेकिन समस्या ये हुई कि इसका जो बाबर के पास जो तोपखाने तुगलमा युद्ध, उसी युद्ध पद्धति को इसने खानवा में भी यूज किया
और इसी वजह से क्या हो जाता है, राणा सांगा पराजित हो जाता है किसमें, खानवा के युद्ध में। ठीक, यहां पे विजयी कौन हुआ, बाबर। ठीक, पराजित कौन हुआ, राणा सांगा। ठीक, राणा सांगा, यहां पे पराजित हो जाता है कौन, राणा सांगा। ठीक, और इसमें भी उसने उसी युद्ध पद्धति को अपनाया था, कौन सी युद्ध, तुगलमा युद्ध पद्धति को। और इस जीत के बाद जो है बाबर एक नई उपाधि धारण करता है। बाबर कौन सा उपाधि धारण करता है, गाजी। कौन सी उपाधि धारण करता है, गाजी। और यहां से ये एक नया नारा देता है जिसे कहते हैं जिहाद। इस चीज को याद रहे, काफी महत्वपूर्ण। जिहाद का नारा पहली बार किसने दिया था, बाबर। और इसी जिहाद के चक्कर में आज पूरा भारत जल रहा है। आज भी देखियो ना, जिहादी 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 का नारा जो लगता है, तो उस समय इसने नारा दिया था। ठीक, ये वाली बात आती है। यह हुआ खानवा का युद्ध। पूरे युद्ध में ही इसका जीवन चला गया। जब से भारत आया, जब से शासक बना भारत का, मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई, 1526 में, जब इब्राहिम लोदी को हारने के बाद। ठीक है, अब 27 के बाद ये क्या होता है, 28 युद्ध में पराजित होता है कौन, राणा सांगा। राणा सांगा क्या करता है, अब जाके अपने राजपूतों को फिर से इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद 1 साल बाद पुनः ये पहुंच जाता है कहां पे, चंदेरी, है ना। और चंदेरी में फिर बाबर की सेना के साथ उसका आमना सामना होता है। हराने के लिए बाबर को 29 जनवरी 1528 को ये दोनों फिर आमना सामना होते हैं, कहां पे, चंदेरी में। और चंदेरी में जो है उस समय था कौन, मेदिनी राय। कौन था, मेदिनी राय। और मेदिनी राय के विरुद्ध जब ये मेदिनी राय के साथ क्या करते हैं, ये दोनों का युद्ध होता है। और इस युद्ध में जो है राणा सांगा को जहर देने से इसकी मृत्यु हो जाती है। याद रखिए इस चीज को, है ना। मेदिनी राय के बाद हम बात कर रहे हैं किसकी, चंदेरी का युद्ध। खानवा का युद्ध याद हो गया, 17 मार्च 1527 विजय हुआ कौन, बाबर। पराजित हुआ राणा सांगा। और इस युद्ध के बाद बाबर को कौन सी उपाधि मिली, गाजी। और किसने कौन सा नारा दिया, जिहाद। ठीक, वेरी गुड। 1527 के बाद इसके जो 4 महत्वपूर्ण युद्ध थे, उनमें से ये तीसरा युद्ध है जिसे हम जानते हैं इतिहास में, चंदेरी का युद्ध। कौन सा युद्ध, चंदेरी का युद्ध। अब देखो बाबर का क्या था, धीरे धीरे ये भारत में क्या है, अपने पैर पसारते जा रहा था। बंगाल में जो सुल्तान थे वो भी इनके लिए खतरा बनते जा रहे थे, और उनके साथ ये युद्ध करके उनको हराने का प्रयास करा था। उसी के समय क्या होता है, इन दोनों के मध्य चंदेरी का युद्ध होता है। ठीक, इस चीज को याद रखिए। चंदेरी का युद्ध कब होता है, कब होता है, 1529। कब होता है, 1529 ईसा को चंदेरी का युद्ध होता है। और इस युद्ध में जो है आमने सामने, चंदेरी का युद्ध 1528, हाँ ठीक है, याद रखिए इस चीज को। 29 जनवरी 1528 को जो है कौन सा होता है, चंदेरी का युद्ध। ये किसके विरुद्ध होता है, मेदिनी राय। किसके विरुद्ध होता है, मेदिनी राय के विरुद्ध। ठीक, ये होता है बाबर और मेदिनी राय, ये जो है आमने सामने होते हैं चंदेरी के युद्ध में। ठीक है, इस चीज को याद रखिए। और इस युद्ध में जो है हजारों की संख्या में, आपको बता दूं ये इतना खतरनाक युद्ध था कि इस युद्ध में जो है मेदिनी राय के समर्थन में जो जितने भी राजपूत थे, लगभग हजारों की जो राजपूत थे उनकी मौत हो गई थी इस युद्ध में, मारे गए थे इस युद्ध में। इतना भयंकर युद्ध था। और ये जो है मालवा जीतने के लिए बाबर को सबसे सहायक हुआ कौन सा, मेदिनी राय के साथ चंदेरी का जो युद्ध था। ठीक है, ये वाली बात आती है, इस चीज को याद रखिए।
ठीक, ये मेदिनी राय के विरुद्ध था। और इसी समय क्या होता है कि राणा सांगा की जो मृत्यु हो जाती है जहर देने से, इस युद्ध के दौरान। ठीक, अब देखते हैं इसका चौथा युद्ध। कौन सा? घाघरा का युद्ध। कौन सा युद्ध? घाघरा का युद्ध। याद रखिए, घाघरा का युद्ध बाबर का चौथा युद्ध था भारत विजय अभियान में, जिसकी युद्ध जो होती है इस समय 6 मई 1529 को, 6 मई 1529 ईसा को जो है अफगानों के साथ इसका युद्ध होता है। अब जो गानी थे अफगानों के साथ इसका युद्ध। ठीक, इस युद्ध में जो है अफगानों का नेतृत्व करने वाला कौन था? महमूद लोदी। कौन था? महमूद लोदी। ये अफगानों को एकत्रित करता है। इब्राहिम लोदी के बाद ये पहला आदमी था जिसने अफगानों को एकत्रित करता है और बाबर को हराने के लिए। लेकिन इस युद्ध में भी जो है महमूद लोदी को हार का सामना पड़ता है, मतलब पूरे हार जाते हैं अफगानी, जिसके कारण बिहार से लेकर बंगाल तक का जो साम्राज्य था वो मिल जाता है किसको? बाबर को। ठीक, बिहार से बंगाल तक, बंगाल में उस समय अफगानी शासक थे। लेकिन जब घाघरा का युद्ध होता है, इस घाघरा के युद्ध में महमूद लोदी को भी हार का सामना पड़ता है, जिसके कारण इसका जो है अधिकार स्थायी रूप से भारत में बन जाता है। बंगाल को भी जीत लेता है बाबर इस युद्ध के बाद। किस युद्ध के बाद? घाघरा के बाद। अब देखो बाबर का जो शासन था, काबुल से लेके पूरा बिहार और बंगाल तक ये अपना साम्राज्य स्थापित कर लेता है और एक स्थायी यहाँ पे निवास करने लगता है बाबर। 1500 कब? आपका 1529 में इसका अंतिम युद्ध था। किसके विरुद्ध? महमूद लोदी के विरुद्ध। ठीक, अब स्थायी रूप से इसका अधिकार हो जाता है कहां पे? बाबर का भारत में। ठीक है, ये वाली बात आती है। अब क्या होता है कि 1530 में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है आगरा में। किसकी मृत्यु होती है? बाबर की। ठीक, 26 दिसंबर 1530 को, मतलब 25 दिसंबर जो मेरा बर्थडे है ना, उसके एक दिन बाद ये मर जाता है। कौन? बाबर। 26 दिसंबर 1530 को जो है बाबर की मृत्यु हो जाती है आगरा में। और यह सिर्फ 4 वर्ष तक जो है भारत में ही रह सका बाबर। बाबर की मृत्यु जो है, इसका शव कहां पे रखा जाता है? आगरा में, है ना। अब उसके बाद उसकी क्या इच्छा थी कि मेरे को काबुल में दफनाना बोलता है, और काबुल में आज उसका मकबरा है और वहां पे उसको दफनाया गया है। किसको? बाबर को। ये प्रश्न पूछा जाता है, इसको याद रखिए। ठीक, बाबर का मकबरा अभी कहां पे है? काबुल। याद रखिए इस चीज को, कहां है? काबुल, वहां पे बना हुआ है। इसके जो प्रमुख 4 पुत्र थे, है ना, इसकी हम बात कर रहे हैं। किसके? 4 पुत्रों की, जिसमें से बड़ा कौन था? हुमायूं। कौन था? हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। इन चारों के मध्य क्या हो जाता है? युद्ध नहीं होता है ना। हुमायूं जिस तरह से उसके पिताजी ने हुमायूं को कहा था, उसी तरह से अपने राज्य को विभाजित कर देता है। यह हुमायूं की शायद उस समय की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उससे उसका शासन जो है क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है और उसमें केंद्रीय शक्ति का अभाव हो जाता है। ठीक, ये वाली बात है, इसको तो हम कल चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल देखते हैं हम लोग। तो बाबर के 4 प्रमुख युद्ध, याद रखिए इस चीज को, ट्रिक को याद करना है आपको। बाबर द्वारा भारत में लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध, बाबर के 4 प्रमुख युद्ध। ठीक, क्या क्या है? पाक चघा। याद रखिए इस चीज को। क्या बोला मैंने? पाक चघा। पा से पानीपत। कब हुआ युद्ध? 1526। ख से खानवा का युद्ध। ठीक, कब हुआ? 1527। च से चंदेरी का युद्ध। कब हुआ? 1528। घा से घाघरा का युद्ध। कब हुआ? 1529, है ना। 15, 26, 27, 28, 29 याद रखिए पूरा है। तो पाक चघा ये किसका है? बाबर के 4 प्रमुख युद्धों को याद करने का ट्रिक है क्या? पाक चघा। ठीक,
ये काफी महत्वपूर्ण था बाबर का। अब देखिए यहां पे शासन स्थापित हुआ, उसकी मृत्यु हुई। अब हम देखते हैं बाबर किस तरह से अपना शासन को स्थापित करने का प्रयास किया था हमारे भारत में, उसके क्या क्या योगदान थे। पहली बात तो यह है कि इसकी मृत्यु कहां हुई? आगरा। आगरा का कौन सा स्थान है अभी? आराम बाग। ठीक, बाबर जहां पे उसकी मृत्यु हुई थी आराम बाग। ये बागों को, पेड़ पौधों को काफी ज्यादा जो है मतलब उससे लगाव था उसकी। ठीक, परंतु बाद में इसको काबुल में फिर से दफनाया गया। इसकी जो इच्छा थी उस इच्छा को पूरी करने के लिए इसको काबुल में दफनाया गया था। ठीक, ये वाली बात आती है। सड़कों को नापने के लिए इसने गाज बाबरी का प्रयोग किया था। याद रखिए इसको, इसके प्रमुख जो कार्य हैं उसको देखते हैं हम। इसने बाबर के कार्य, ठीक, क्या बोला मैंने? नापने के लिए गाज बाबरी का प्रयोग करता था। गाज बाबरी का प्रयोग किया कौन? बाबर। ठीक, ये वाली बात आती है। दूसरी बात इसमें इसके जो गुरु थे, है ना, जिसका ये अनुयायी थे, कौन? बाबर। उसका नाम था नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहसद, है ना। नाम सुन के खतरनाक लगा ना, है ना। नक्शबंदी मत पढ़ देना फिर, है ना। नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहसद। ठीक, अरे उतना जरूरी नहीं है, याद रखो इस चीज को। ठीक, अब देखते हैं बाबर ने अपनी पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम क्या था? बाबरनामा। ठीक, बाबरनामा का तुर्की में क्या नाम है? तुजुक-ए बाबरी। इसको किस भाषा में लिखा था इसने? चगताई तुर्की भाषा, है ना। चगताई एक भाषा समूह है, उसके अंतर्गत इसको लिखा था, इसीलिए इसको चगताई वंश का भी माना जाता है ना। कल इसके बारे में हमने चर्चा किए थे। मुगल, इसलिए इनको मुगल कहा जाता था क्योंकि मंगोल जो है ना, मंगोलों को जो है फारसी में मुगल कहा जाता था, इसीलिए इसको हम भारतीय इतिहास में मुगल साम्राज्य के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, ये कंफर्म है। कल इसको चर्चा की तो लंबा चौड़ा था, याद रखना। यहां पे हम बात कर रहे हैं बाबर की जो प्रमुख पुस्तक है बाबरनामा। बाबरनामा से आपको क्या क्या प्रश्न देखने को मिलेंगे? पहली बात तो यह है कि जो बाबरनामा, इसके क्या है, काफी अनुवाद हुए। ठीक, याद रखिए इसको। बाबरनामा पहला तो टर्की में ये जो इसको कहते हैं हम तुजुक-ए बाबरी, याद रखिए इस चीज को। ठीक, इसके अलग अलग इतिहासकारों द्वारा जो है अलग अलग रूपों से इसको लिखा गया है। याद रखिए बाबर की आत्मकथा को पहला हम देखते हैं, अंग्रेजी में इसको श्रीमती बेवरिज ने अनुवाद किया है। याद रखिए इसको, क्या बोला मैंने? श्रीमती बेवरिज, इन्होंने इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया। किसको? बाबरनामा को। श्रीमती बेवरिज अंग्रेजी में अनुवाद। गुड। ठीक, अब देखते हैं फारसी में अनुवाद कौन किए हैं इसको। याद रखिए इस चीज को, अब्दुल रहीम खान खाना। यह प्रश्न में कई बार पूछा गया है, याद रखिए इसको। अब्दुल रहीम खान खाना किसमें अनुवाद किए हैं? ये फारसी। ठीक है, ये वाली बात याद रखिए। तुजुक-ए बाबरी अंग्रेजी में अनुवाद कौन किए थे? बेवरिज। और इसमें कौन किए थे? ठीक, बाबर की और एक उसको क्या कहना चाहिए, काफी कुछ, इसने एक पद्य लिखने की एक नई शैली का विकास किया था। बाबर ने जो है पद्य को लिखने की एक नई शैली का विकास किया था,
जिसे कहते हैं हम लोग मुवैयान पद्य शैली। याद रखिए इस चीज को, ये काफी साहित्य में रुचि रखता था बाबर, है ना। ऐसा नहीं कि मुवैयान पद्य शैली, इसके बाद भी इसने काफी कुछ रचनाएं की थी। तो इसके द्वारा, बाबर के द्वारा जिस शैली का प्रयोग किया था उसे कहते हैं हम लोग मुवैयान पद्य शैली का जनक कौन था? बाबर। मुवैयान पद्य शैली, मुवैयान पद्य शैली का जनक कौन था? बाबर। इस चीज को याद रखिए, बाबर। और अभी बाबर के नाम से कौन फेमस खिलाड़ी है पाकिस्तान के? बाबर आजम, कि आजम बाबर, बाबर आजम, है ना। बाबर माने होता है बाघ, ठीक। ये वाली बात आती है। काफी कुछ इसने दीवान संकलन किए थे, काफी कुछ लिखने का प्रयास किया था बाबर। तो इसका जो छंद पद्धति वो कौन सा था? मुवैयान, ठीक। इसने क्या था? अलंकार पद्धति पर भी एक रचना की थी, ठीक है, जिसमें अलंकारों का प्रयोग किया था इसने। अलंकार शास्त्र के रूप में इसने कुछ पुस्तकें लिखी थी, जिसे रिसाल-ए-उसज नामक नाम से एक पुस्तक लिखा गया है। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा, है ना। ये अलंकार शास्त्र कहा जाता है, अलंकारों का इसने अपना प्रयोग किया था, ठीक। ये वाली याद रखिए। इसका एक पुस्तक है कौन सा? रिसाल-ए-उसज, ठीक। रिसाल, इसके एक और पुस्तक क्या है? रिसाल-ए-उसज, ठीक। ये क्या था? अलंकार शास्त्र, अलंकार शास्त्र। अरे इतना जानता था तब जाके तो उसने खुद की आत्मकथा लिख डाला है बाबर, है ना। पढ़ा लिखा था, मतलब उस समय काफी साहित्य में इसको रुचि थी। ये वाली बात आती है, ठीक। खत ए बाबरी, क्या बोला मैंने? खत ए बाबरी, खत ए बाबरी शैली का भी इसने प्रयोग किया था अपने लेखों में, जिसको उसका भी इसको जनक कहा जाता। खैर आपको एग्जाम में जो है मुवैयान पद्य शैली को याद रखना है ना। मुवैयान पद्य शैली का जनक बाबर, ठीक। इसका और एक बात है, इसने चांदी का सिक्का चलाया था, जिसे क्या कहा जाता था? चांदी का सिक्का इसने चलाया था, चांदी का सिक्का। इसे कहा जाता है शाहरुख, शाहरुख खान, ठीक है। शाहरुख नाम से इसने क्या किया था? चांदी का सिक्का चलाया था, ठीक। और जिस आराम बाग की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जिस आराम बाग की हम बात कर रहे हैं, जब ये दिल्ली जीतने के बाद आगरा में ये जब शहर की स्थापना करता है, तो वहां पे इसने नूर अफगान नाम से एक बाग बनाया था। और वही जो नूर अफगान बाग है वो क्या है? आज के डेट में आगरा का आराम बाग है, ठीक है। क्या कहा मैंने? नूर अफगान आराम बाग को ही कहा जाता है। इस बात को याद रखिए, ठीक। ठीक है, तो यहां पे बाबर का पूरा हमारा समाप्त होता है। इसके बाद क्या होता है? 1530 में जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका उत्तराधिकारी होता है हुमायूं, ठीक है। हुमायूं जब इसका उत्तराधिकारी होता है तो हुमायूं के साथ उसके जो 4 भाई थे, उन चारों भाइयों को अपने अपने प्रांत मिल जाते हैं। ये हुमायूं के जीवन का सबसे खतरनाक पल था, ठीक है। ये बात याद रखिए। तो ठीक है बच्चों, आज का हम यहाँ पे क्लास को रोकते हैं।